हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम करियर सर्विसेज। तो यार एचबीटी की बहुत ढेर सारी वीडियोज आ चुकी हैं यूट्यूब में। तो नहीं समझ में आ रहा सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बड़ा इरिटेशन हो रहा है। तो यार बहुत सारी अपडेट लेकर आया हूँ, साथ में फाइनल कंफर्म इन्फॉर्मेटिव एंड जेन्युइन ओरिएंटेड जो रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं उस पर हम ट्रस्ट करते हैं। तो वो भी सारी चीजें लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो शेड्यूल आया हुआ उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी डिस्प्ले भी हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा वही प्रोसेस है। अगर जिसने जाग चंडीगढ़ की काउंसलिंग की होगी तो सेम प्रक्रिया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग जल्दी से देख लेते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। शेड्यूल फॉर एडिशनल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, तो यार दे रखा है, इसको देख लो। और इनकी वैकेंसी डिस्प्ले हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जाकर करिए। जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था और जिसको अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई थी तो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस जो 2500 है वो हमको नहीं पे करनी है। रिमेनिंग जो 40,000 पार्टिसिपेशन एडमिशन फीस है वो हमको पे करनी पड़ेगी। और 19 नवंबर तक हम इसकी पार्टिसिपेशन फीस दे सकते हैं। 1 वीक का रजिस्ट्रेशन का टाइम है, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को जल्दी से बना दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान पाए। और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग को लेके, तो देखो 12 से 19 को लेकर पैरेलली चॉइस फिलिंग भी चल रही है। 20 को इनका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें एक जो कोरिलेट करने वाली चीज है वो है सीएसएबी। तो ये अगर आप इसको देखोगे और आप साथ में सीएसएबी काउंसलिंग देखोगे तो देन आपके मन में कंफ्यूजन आएगा। तो देन उस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये तो काउंसलिंग शेड्यूल हो गया, अलॉटमेंट हो गया एट ऑल, तो यार देखो इसमें वही चॉइस फिलिंग करना जो ब्रांच आपको चाहिए। इररेलेवेंट चॉइस फिलिंग मत करिएगा। लेदर नहीं चाहिए मत फिल करिएगा। बायोकेमिकल नहीं चाहिए मत फिल करिएगा। पेंट प्लास्टिक ऑयल अगर आपको नहीं चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना है तो मत फिल करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वैकेंट सीट को डिस्प्ले जो किया गया है इसको देखकर ही रिजल्ट जो चॉइस फिलिंग करने वाले उसको डिसाइड करिएगा। और बहुत ही सिंपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीएस वैकेंट नहीं है, आईटी वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। और आई थिंक केमिकल इंजीनियरिंग में 16 सीट्स हैं, सिविल में है, सिविल में काफ़ी सीट्स हैं, इस बार मैकेनिकल में भी है। और तो सीट्स टोटल 287 वैकेंट हैं। तो देन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी एक पॉजिटिव साबित होती है अगर हम लोअर ब्रांच या एडब्यूटीयू ब्रांड टैग को प्रियोरिटी देते हैं। देन अगर हम ब्रांच को प्रियोरिटी देंगे देन तो हमारे लिए ये पॉजिटिव साबित नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यार, इसका फीस स्ट्रक्चर 1,35,000 है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा चीजें साइड में रखिएगा। अगर आपको यूपीटीयू में कहीं पर अच्छी ब्रांच में अलॉटमेंट आ गई है तो इसमें आपको एक जो दोनों में अगर कंपैरिजन की बात करें, यहाँ पर यूपीटीयू में आप कंपेयर करेंगे या किस पे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो देन आपके लिए ज्यादा एक टफ टास्क ये है कि आप प्रियोरिटी किसको देना चाह रहे हैं। प्रियोरिटी आप कॉलेज को देना चाह रहे हैं या ब्रांड टैग को देना चाह रहे हैं, किसको देना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रियोरिटी की बात करें, देखो एक तरफ है हमारा एचबीटीयू और एक तरफ है हमारा ब्रांच। तो अब दोनों में मैं बता दूं, अब जैसे अगर हमने यहाँ की लोअर ब्रांच ले ली देन ऑयल में भी प्लेसमेंट है, पेंट में भी है, फूड में भी है, और कहीं ना कहीं जो और भी ब्रांचेज है प्लास्टिक में भी है। जो जिन ब्रांचेज में थोड़ी सी कम प्लेसमेंट है, लेदर एकदम झूठ नहीं बोलूंगा, क्लियर कट बात बताऊंगा। और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, हाँ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है नो डाउट, लेकिन लेदर का थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा देता हूँ। तो लेदर पे यार एक बार सोच समझ लीजिएगा देन तभी करिएगा। रेस्ट ऑफ इट आपकी चॉइस है। और वैकेंट सीट आपके सामने है। अब देखो मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया या केमिकल हो गई। अब अगर इनमें हम बात करें हमको कितनी रैंक तक मिल जाएगा, तो देखो अगर आपकी रैंक ट्रिपल आईटीज के लिए अगर आप जा सकते हो तो देन आप ये जरूर प्रेफर करिएगा। मैं यही बोलूंगा अगर आप एनआईटीज में लोअर मिल रहा है टॉप 15 एनआईटीज के अंदर ना, तो टॉप 15 एनआईटीज का आप ये प्रेफर करिएगा। बिकॉज एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है। ये कॉलेज के अंदर दो चीजें कम है, एक्सपोजर कम है मतलब कि लोकेशन वाइज, दूसरा चीज एलुमनाई नेटवर्क तो बहुत तगड़ा है, प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है।
अगर आप देखो अच्छी मतलब एक आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा हाईटेक एनवायरनमेंट चाहिए, तो देन आपके लिए कॉलेज बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा, स्पेशली अगर आप लेदर लेते हैं देन। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मेरे को CS IT या EC मिल जाए, तो देखो यार यहाँ पर EC ब्रांच है नहीं जो कि एवरग्रीन, यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप ले लेते हो तो देन आप IES का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो चीज क्लियर हो गई, ये कोर ब्रांच कंसीडर की जाती है और ये एज एन नॉर्मल ब्रांच। अब अगर हम बात करें कि सर फिर क्या करें, तो अगर आपको किसी NITs में केमिकल मिल रहा है टॉप 10 के अंदर, वर्डिंग बहुत अच्छे से सुनिएगा, टॉप 10 के अंदर, तो देन यहां पर आप अपना अमाउंट मत यहां पर फंसाइएगा। कहां पर? HBTU में। बिकॉज अगर कोई NITs होगी टॉप 10 के अंदर तो ऑफकोर्स उसका एक्सपोजर बढ़िया होगा, इंडिया के हर एक कोने कोने से बच्चे मिलेंगे। यहाँ पर डाइवर्सिटी लेवल काफ़ी डाउन है, बिकॉज ये अदर स्टेट को अलाउ नहीं करते हैं, और दूसरा चीज़ सारे बच्चे यूपी से होते हैं, और वो भी बेसिकली उनका विजन ये होता है अगर वो कानपुर देहात से हैं या किसी विलेज से हैं या बरेली से हैं या यूपी में, मतलब कहीं नियर अबाउट अगर कानपुर से बिलोंग करते हैं, देन अगर उनके कानपुर में कोई रिलेटिव है देन वो फाइनली जाएंगे ही जाएंगे HBTU में। तो देन इसको थोड़ा सा समझना है, कुछ पॉइंट में मार्क कर रहा हूं। डाइवर्सिटी लेवल समझो, ब्रांच समझो, एक्सपोजर को भी प्रायोरिटी दो। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो देन आप तो फिर कोई भी ब्रांच यहां पर कंसीडर कर लेना, प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए अगर आपकी देखो अब रैंक बहुत अच्छी नहीं, अगर आपकी 2 लाख रैंक है, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए आपकी ब्रांच अच्छी होनी चाहिए, कोई भी लोअर ब्रांच नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार कॉलेज होगा देन आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ब्रांच जस्ट लाइक एज ए ह्यूमन बॉडी ब्लड, ह्यूमन बॉडी ब्लड, तो आप समझ जाइए ये जैसे नहीं चेंज किया जा सकता है। सिर्फ इसको मतलब अगर एक बार हमने ब्रांच कोई ले ली, फॉर एग्जाम्पल पेंट ले लिया, तो देन हमको जो हायर स्टडीज करनी पड़ेगी वो पेंट के भी हाथ पर ही करना पड़ेगा। अगर हमको आगे IES का एग्जाम देना है तो देन मैकेनिकल सिविल तो ले सकते हैं, लेकिन पेंट प्लास्टिक नहीं ली जा सकती है जी, बिकॉज हमारी उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। तो चीज़ें अभी आपको नहीं पता होंगी, जब आप कॉलेज में चले जाओगे देन हो सकता है आपको चीज़ें पता चल पाए। नो डाउट HBTU से बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं। अगर हम और बेसिकली यहाँ पर बात करें और क्या क्या मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, हायर स्टडीज के लिए बच्चे तो जाते हैं HBTU से। प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो एक ब्रांड टैग आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल बन सकता है एक सोसाइटी के लेवल पर भी, और कहीं ना कहीं एक प्लेसमेंट के लेवल पर भी, और आपका रिज्यूम हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है। एक स्टेट लेवल का कॉलेज है गवर्नमेंट, अगर आपको NIT मिल रहा है, अगर वहां पर लोअर ब्रांच और यहाँ की लोअर ब्रांच में अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो देन मैं बोलूंगा कि आप NIT का लोअर कंसीडर कर लेना, अगर वो टॉप 15 के अंदर आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट की NITs नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट सिलचर हो तो देन आप कंसीडर कर सकते हो। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बिकॉज बहुत मतलब डिफरेंट IQ के बच्चों से मिलना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें कि अब अगर आप कंफ्यूज इसमें हो रहे हो, CSAB में पार्टिसिपेट करें या YMCA फरीदाबाद जो हरियाणा की काउंसलिंग चल रही है उस पर करें, या हमारी जाग दिल्ली की अभी स्पॉट कुछ दिन में आई जाएगी, या हम उस पर होप किस पे रखें, या HBTU की करें, तो कंफ्यूजन है। देखो अभी इसका तो स्टार्ट हो गया, देन अभी इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क अभी ऑन गोइंग है, तो देन इन दोनों को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिकॉज बच्चे इनको ज़्यादा जानते भी हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको देखिए अगर आप ब्रांच को प्रियोरिटी दे रहे हैं तो देन फिर लोअर ब्रांच मत रखिएगा। अगर अलॉटमेंट आ जाएगी तो 40,000 फीस नॉन रिफंडेबल है अगर हम सीट वैकेंट छोड़ देते हैं तो। अगर हम ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, देन अगर हमको सिर्फ HBTU से मतलब है या HBTU के हमको एलुमनी नेटवर्क से मतलब है, तो देन आप इसका जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, मिस मत करिएगा। फॉर्म डेट है, लेकिन अगर आपको 40 के पार्टिसिपेशन फीस इसका प्लस 30 से 37 के पार्टिसिपेशन फीस इसका, और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप दोनों में से तुक्का मार रहे हो ना तो बहुत चीज समझ के, ये तो भाई HBTU का है और ये CSAB का फीस है। तुक्का मारने का सेंस क्या, अगर हमने यहाँ पर भी अब देखो अगर हमने CSIT और CSIT या मैकेनिकल सिविल अगर हम लेना भी चाहते हैं और मेरी रैंक है 2 लाख, तो देखो CSIT तो वैकेंट है नहीं, मैकेनिकल वैकेंट है, सिविल वैकेंट है, तो देखो आपको 2 लाख रैंक पे मैकेनिकल सिविल तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ
यहाँ पर आपको जो मिल सकता है वो जैसे कि देखो यहाँ पर पेंट प्लास्टिक ऑयल भी नहीं आएगा, जो आएगा वो लेदर मिलेगा, बायोकेमिकल मिल सकता है। अब मेन चीज क्या है, मैं बोलूंगा कि इस बार ऑनलाइन पैनल लेस देन 1.5 लाख तक वाले ही उम्मीद रखें। ज्यादा लोग ओवर कॉन्फिडेंस या अनएक्सपेक्टेड ना रहे कि 5, जैसे कि वेबसाइट पर पड़ी हुई पीडीएफ की 5 लाख तक मिलेगा। हाँ जी, मेरा भी बच्चा है 6 लाख रैंक पे, मैंने नॉर्मल राउंड में अलॉटमेंट कराई है, मेरे घर का ही बच्चा है सार्थक सचान। आप इस बात को समझो, ये 6 लाख रैंक पे कब अलॉटमेंट हुई होगी? इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, आप मानोगे नहीं, लेकिन उसके पास क्या था, सब कैटेगरी थी, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट था, दैट्स वाई किसको अलॉटमेंट यहाँ पर भाई आई। आईईटी लखनऊ में भी उसको केमिकल मिल गई थी। देन मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच एचबीटीयू की ज्यादा बेटर रहेगी। तो सारे कंपेरिजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 लाख रैंक का जो 7 लाख रैंक हम दिखा रहे हो, बच्चा है कौन सा? पीडब्ल्यूडी का भी हो सकता है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी सीक आउट करो, देन आप वैकेंसी डिस्प्ले, अभी तक का जो भी वैकेंसी डिस्प्ले हुआ है आप उस पर चेकआउट करो कि कितनी सीट फुल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि सीट मैट्रिक्स के बिहाफ पे, सीट मैट्रिक्स जो है ना उसके बिहाफ पर क्या वैकेंट है, कि हमारी कैटेगरी की सीट वैकेंट है या नहीं। देखो वो नो डाउट जनरल रैंक पर काउंसलिंग होगी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो तो सीट मैट्रिक्स को ही किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर एचबीटीयू के रिगार्डिंग अगर कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है सर ना कि एचबीटीयू की काउंसलिंग करें या स्पॉट काउंसलिंग करें, ऑल इंडिया वाली सीएसएबी की काउंसलिंग, तो देन आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको इमीडिएटली मेरे से बात करनी है, रिस्पॉन्ड करना है, तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप रजिस्ट्रेशन कर दिया, हाफ एन आवर के अंदर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।